हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो डेटेड 9th ऑफ दिसंबर 2020 वर्कशीट 65 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर में आज हम जानेंगे। फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज नॉट नेसेसरी बट दिस इज एसेंशियल फॉर द परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? हमारे जीने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? ताकि हमारी जो स्पीशीज है वो जीवित रह सके। अगर एक स्पीशीज है वो वैसे तो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी फर्दर जनरेशन नहीं हुई, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, उनकी आगे की जनरेशन नहीं बनी, तो क्या होगा? वो स्पीशीज कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चलेगा। इसी वजह से ये जरूरी है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो ताकि हमारी जो स्पीशीज है वो मेंटेन रह सके। ठीक है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो अब हम जानेंगे क्या ऑर्गेनिजम्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी जैसी ही। Organisms look similar if their body designs are similar. Organisms तभी तो सेम दिखेंगे जब उनका बॉडी डिजाइन सेम होगा। If body design are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. देखो बेटा, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी डिजाइन सेम है, सबके 2 कान, 2 हाथ, 2 आंखें, 1 नाक, मुंह, वही बॉडी डिजाइन है जो ये हमारे बॉडी के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट है। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिक लेवल पे ये क्या है, इसमें क्या बनता है? इसमें कॉपीज बनती है उस ब्लूप्रिंट की, उस बॉडी डिजाइन की जो हमारी स्पीशीज से रिलेटेड है। ठीक है। We know chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. ये हमने पहले भी देखा था वर्कशीट में, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। ये जो डीएनए है ये वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो हमें हमारे पेरेंट्स के फीचर्स को गेन करने में हेल्प करती है। यानी कि डीएनए में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इस बच्चे को, इस इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स से क्या इनहेरिट में मिला है, क्या उसको विरासत में अपने पेरेंट्स से मिला है इन केस ऑफ बॉडी डिजाइन। ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इसको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब है हमारे पास द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए, अब डीएनए में ऐसा क्या है भाई जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन को कैरी कर पाता है? डीएनए जो कि सेल न्यूक्लियस में होता है, ये इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। इसमें एक्चुअल में ना वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर वो उस इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत भी हेर फेर हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई बॉडी डिजाइनिंग में, तो क्या होगा? उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बदल जाएगी, अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे और डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। और अगर प्रोटीन हमारा अलग बन रहा है तो हमारा जो बॉडी डिजाइन है उसमें भी बदलाव आ जाता है। हमने देखा है बहुत से बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं जिनमें बच्चों में कुछ डिफेक्ट बॉडी में मिल जाता है ना। तो वो क्यों होता है? वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करते वक्त उनमें जो प्रोटीन्स है वो अलग तरह के बन गए, जिसकी वजह से उनका बॉडी डिजाइन थोड़ा सा ऑल्टर्ड हो गया, थोड़ा सा ऑल्टर्ड हुआ है। ठीक है। Therefore, copying और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसी वजह से जेनेटिक मटेरियल की कॉपी through replication is called as DNA copying and it can be inherited by the progeny. और इसी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है जब वो कॉपी करता है या वो डुप्लीकेट अपने ही जैसा और डीएनए बनाता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? रेप्लिकेशन की प्रोसेस के द्वारा।
तो उस प्रोसेस को हम डीएनए कॉपिंग कहते हैं। और यही जो है, ये जब डीएनए कॉपी होता है, यही इंफॉर्मेशन को प्रोजनी से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कैरी करके लेके जाता है, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशन ईच टाइम। और जब भी डीएनए कॉपी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है हर बार, विच इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और ये हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इवोल्यूशन हमारा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें जब डीएनए कॉपी होता है, यानी कि जब पेरेंट्स से इंडिविजुअल बन रहा है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा डीएनए में चेंज आता है ना। और जैसे जैसे डीएनए में चेंज आता जा रहा है, जब बहुत सारी जनरेशंस हो जाएंगी तो उनमें कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं कि हमारी एक नई स्पीशीज भी बन जाती है। हमने ये इवोल्यूशन के बारे में जब डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था, है ना। और ये जो प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग की, ब्रिंग्स सम वेरिएशन ईच टाइम, ये हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें लाता है। द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वैसे तो सर्वाइविंग सेल्स लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होता है, तभी तो जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, है ना। This inbuilt tendency for variation during reproduction brings variation among individuals of the same species. और ये इनबिल्ट टेंडेंसी है, एक तरह से ये वो टेंडेंसी है जो बच्चा जब बन रहा है वो वेरिएशन को कैरी करके लेके जा रहा है, रिप्रोडक्शन के दौरान में वेरिएशन आ रहा है, और इसी वजह से जो है सेम स्पीशीज में भी इंडिविजुअल में वेरिएशन है। हमने देखा है कितनी करोड़ों अरबों की जनसंख्या है इस संसार में, लेकिन हमें हमारे जैसा कोई दूसरा इंडिविजुअल नजर नहीं आ रहा है ना। वो क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। दिस एक्चुअली इज यूजफुल फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। और ये जरूरी भी है, हमने जाना था, क्योंकि एक स्पीशीज के सर्वाइवल में ये चेंज होना बहुत जरूरी है। हमने ये बीटल का एग्जाम्पल लेके किया था कि अगर बीटल नहीं तो हम मान के चलते हैं कोई भी ऐसा जो इंसेक्ट है या कोई भी इस तरह का इंडिविजुअल जो हॉट क्लाइमेट में रह सकता है और उसमें इस तरह के चेंजेस आए हैं तो वो इजीली सरवाइव कर पाएगा, है ना। ये हमने जाना था इस चीज के बारे में, ये हम पिछली वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन क्यों जरूरी है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches इन द इकोसिस्टम, उन्होंने एक तरह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें उनका वेल डिफाइंड प्लेस है कि जो हॉट क्लाइमेट के बर्ड्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो हॉट क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे, जो कोल्ड क्लाइमेट के हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस तरह के चेंजेस है, उनके अंदर इस तरह की एबिलिटी है। ठीक है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज अ पर्टिकुलर नीचे। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपिंग हो रही है वो इंपॉर्टेंट है बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए। और बॉडी डिजाइन को मेंटेन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उस एनवायरमेंट में, उस क्लाइमेट में, उस घर में रहने के हिसाब से उनके अंदर वो चेंजेस आ सके, वो फीचर्स आ सके। जैसे बर्ड्स है ना, तो जो स्विमिंग वाले बर्ड्स हैं उनके जो पंजे हैं वो उस हिसाब के होते हैं कि वो इजीली स्विम कर सकते हैं। जो फ्लाइंग वाले बर्ड्स हैं उनके पंजे इस हिसाब के हैं कि वो टहनी वे पे जहां पर वो बैठना चाहते हैं वहां पर इजीली बैठ सके, है ना। तो उनके बॉडी डिजाइन भी इस तरह का है और ये कंसिस्टेंसी डीएनए में चलती रहती है ताकि वो उस क्लाइमेट में, उस पर्टिकुलर जगह पर वो सर्वाइव कर सके। रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक
टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। और रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है ताकि जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। हाउएवर नीचे कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो अपना जो हाउएवर नीचे कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और स्टेबिलिटी तो जरूरी है स्पीशीज की, लेकिन साथ ही साथ उसके जो रहने के रंग ढंग, रहने जो सर्वाइवल का जो कारण है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिंक करता है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज की। जो स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो स्टेबल बनी रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, वो सरवाइव करती रहे कि हाँ एक स्पीशीज ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज है वो आगे और आगे और आगे चलती जाए। लेकिन उसका जो नीचे है यानी कि जो उसकी रहने की जगह है वो बदल सकती है, वो बदल सकती है। भाई हो सकता है उसमें इस तरह के चेंजेस आ गए हो, पहले वो हॉट क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर सकती हो, अब हो सकता है उसकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आ गए हो कि वो ज्यादा हॉट क्लाइमेट की बजाय थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में इजीली सरवाइव कर सके, तो वो अपना रहने की प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर सकती है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बियॉन्ड की बात है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम इसको। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीचे, अगर किसी पॉपुलेशन की जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रहती है एंड इफ नेचर वाज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, और उसके नीचे में अगर मतलब उसके जो एनवायरमेंट है उसमें एकदम से कोई चेंज आ गया, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इफ सम वेरिएंट्स वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दीज पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हों जिनके अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस आ गए हों कि वो उस चेंज हुए क्लाइमेट में भी अपने आप को इजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, तो इसी वजह से उनका कुछ चांस होगा कि वो सर्वाइव कर सके। Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate water, तो अगर हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो टेम्परेट वाटर में सरवाइव जो रहती है, और अगर उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया वो तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो जिनके अंदर इस तरह के चेंजेस आ चुके हैं जो अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं, तो वो इजीली सरवाइव कर पाएंगे और वो आगे फर्दर करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्पीशीज भी मेंटेन रहेगी और जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हमारी जो स्पीशीज है वो फर्दर सरवाइव कर पाएगी। तो वेरिएशन इज एज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, तो इसी वजह से वेरिएशन जरूरी है एक स्पीशीज का आगे तक सरवाइव करने के लिए। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपीयर फ्रॉम दिस अर्थ इज रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको नॉर्मली कहें तो हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज इस धरती से कभी भी डिसअपीयर नहीं होगी अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उस इंडिविजुअल में बरकरार है तो, है ना। बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल है वो अपने जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने नए इंडिविजुअल को जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा जो कि बिल्कुल उसकी तरह या काफी हद तक उससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है जिसमें एक इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है, और ये किस लिए जरूरी है? ताकि अर्थ पर वो स्पीशीज जो है वो कभी भी डिसअपीयर ना हो। ठीक है, ये मेनली दो तरह का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का में क्या होता है, इनमें तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे इनको इंडिविजुअल भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें ओनली वन पेरेंट गिव्स राइज टू प्रोजेनी, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है और उसी से नए जो है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, मेनली ये इनमें होता है। इसमें जो है डीएनए इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होता है, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो लगभग बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है, और
इसमें डीएनए का भी टेक पार्ट होता है, मतलब डीएनए भी पार्टिसिपेट करता है इसमें। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी बट वो ज्यादातर डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। Name the life process that ensures that a plant or animal species will not disappear from this earth. Everybody knows this is reproduction. Okay. Now the second question is, what is the importance of DNA copying in reproduction? DNA copying की क्या importance है reproduction में? तो copying or duplication of genetic material through replication, और ये एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी पे इजीली जा सकती है। और ये जो प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग की, इसी की वजह से वेरिएशन आता है और जो है ये इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, या इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज? वेरिएशन कैसे इंपॉर्टेंट है किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए? तो हमने इस एग्जाम्पल से ये चीज बहुत ही अच्छे से देख ली है कि कैसे वेरिएशन जरूरी है। कि अगर एक स्पीशीज ऐसी जगह पर रह रही है जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल है, और अगर उस स्पीशीज में कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया और वहां के टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, वेरिएशन के कारण से वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएंगे जो उस चेंजिंग टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है और उसके क्या टाइप्स है, ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? देन इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में क्या सोर्स होता है उसको बनाने का? तो वो है हमारा